नमस्कार दोस्तों। 2 महीने सीमांचल और मिथिलांचल की गलियों में, खेतों में, चाय की दुकानों में और गांव के चौपालों में मैंने जनता के नब्ज टटोले। दोस्तों, मैं बिहार यात्रा पर था और इस यात्रा में मैं बिहार के चुनाव 2025 को मैं कवर कर रहा था। जनता के बीच जाकर उनसे सीधा संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था और जानने का प्रयास कर रहा था कि उनकी परेशानियां क्या हैं, उनकी सरकारों से शिकायतें क्या हैं, इस बार वो किसे मौका देना चाहते हैं बिहार के सत्ता को संभालने के लिए। और इसी सफर में, इस यात्रा में मैंने जो कुछ बिहार के समाज में जो घटनाएं अभी चल रही हैं और राजनीति में भी, मैं बहुत राजनीतिक नेताओं से भी मिला, जनता से भी मिला, आम जनता से भी मिला और मैंने जो कुछ भी जाना बिहार के समाज के बारे में, उसे मैं अलग अलग पार्ट्स में आपके बीच में रखना चाहूंगा। जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक 11 तारीख हो गया रहेगा और बिहार का दूसरे चरण का चुनाव है वोटिंग के लिए। इसलिए मेरी अपील रहेगी कि वोटिंग के लिए आप लोग जरूर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार की जनता से मैं संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था। जो मैंने जाना, मुख्य बातें जो मैंने जाना, वो मैं आज आपके बीच रखना चाहूंगा। तो पहली बात, आज भी बिहार की धरातल पर लालू यादव का महत्व उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। आज भी बिहार के दलित, पिछड़े और गरीब स्वर्ण, जो सवर्ण जाति के हैं और गरीब सवर्ण, आज भी बिहार के दलित, पिछड़े और गरीब सवर्ण वर्ग, भले ही सवर्ण वर्ग की संख्या कम है लेकिन गरीब सवर्ण वर्ग भी लालू यादव को बहुत प्यार करते हैं। दलितों को, पिछड़ों को लालू यादव ने आवाज दी, सम्मान दिया, अस्तित्व का एहसास कराया। लेकिन हां, जब आरजेडी सत्ता में आई तब यादव समुदाय से कुछ ऐसे तत्व निकल कर आए और उनसे लोगों को शिकायतें हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अग्रा वर्ग हो, उन्हें इस समाज से शिकायत रही। पर लालू यादव से उनका मोह, उनका प्यार कमा नहीं है। यह बात इवन मैंने राजपूत नेताओं से भी जो मैंने बात की, अग्रे वर्ग के जो प्रबुद्ध लोग थे, प्रबुद्ध नेता हैं, पप्पू सिंह पूर्णिया के पूर्व सांसद जो राजपूत समाज से आते हैं, भूमिहार के नेता राजन तिवारी, इन सबों का एक मानना जरूर है, ये बात ये सब स्वीकारते हैं कि लालू यादव ने गरीबों को जुबान दी, आवाज दिया, मगर सत्ता के बाद अनुशासन में कहीं कुछ कमी रह गई और वो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसमें कमी आ गई। इस कारण से वो आज तक सत्ता से बाहर है। लगभग पिछले 20 वर्ष से, बीच में कुछ दिनों के लिए तेजस्वी यादव थे, लेकिन मुख्यतः लगभग 20 वर्ष से फुल फ्लेज्ड आरजेडी या महागठबंधन कभी भी नहीं आ पाई है, इनकी गठबंधन। पर इन सबों का मानना है कि लालू ने गरीबों को जुबान दी, मगर सत्ता के बाद अनुशासन खो गया। इसलिए आप कभी इस बार की रैलियों में आप देखिएगा, इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को भी है, उनके टीम को भी है, इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को भी है, लालू यादव को भी है और उनकी पूरी पार्टी को है इस बात का एहसास। इसलिए आप कई जगहों पर आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव बड़े मंचों से या कहते नजर आए कि अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ही मैं सत्ता में आता हूं, अगर हमारी पार्टी को आपने मौका दिया तो अपराध अगर मेरी परछाई भी करेगी तो मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह तेजस्वी यादव ने कितने ही बार कहा है, क्योंकि वो विश्वास जीतना चाहते हैं लोगों का। यही विश्वास टूट गया जिसके कारण वो सत्ता से बाहर है। और अगर इफ ही इज एबल टू कन्विंस देम, अगर वो इस बात को, इस कम्युनिकेशन को साधने में सफल होते हैं तेजस्वी यादव, तो डेफिनेटली उन्हें इस बार 2025 में जनता मौका देगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये भले भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जनता इसको कितना एक्सेप्ट करती है। दरभंगा के बेनीपुर में एक महादलित जो मुसहर समाज से वो व्यक्ति आते थे, बड़े ही सरल, बड़े ही गरीब परिवार से थे और उन्होंने, एक बुजुर्ग थे और उन्होंने एक घटना मुझसे साझा की कि एक बार किसी झगड़े में, सामाजिक द्वंद में, अग्रे समाज के कुछ लोगों ने दलित समाज की बस्तियों में आग लगा दिया था। बेनीपुर की ये घटना है। और उस वक्त उस महाशय ने मुझे बताया कि उस वक्त लालू यादव हेलीकॉप्टर से आए थे और लगभग 2 सप्ताह बेनीपुर में रुके थे। ये बहुत पुरानी घटना है, लगभग 20-25 साल पुरानी घटना वो बता रहे थे। लगभग 2 सप्ताह लालू यादव वहां रुके और जितने भी पीड़ित परिवार थे उन लोगों का संबल बांधा और जो गुनहगार थे उनको सजा देने का भी काम किया था। इसलिए इनकी लोकप्रियता जो है लालू यादव की, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि भले वो सत्ता से बाहर है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार की धरातल पर लालू यादव से लोकप्रिय नेता कोई और है। दूसरी बात, अगर हम बात करें विकास की, जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है तो डेफिनेटली लालू यादव, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, जब हम बात करते हैं सड़कों की, ग्रोथ की, बिजली की, तो फिर नीतीश कुमार का नाम आता है। इसी संदर्भ में एक पार्ट में और जोड़ना चाहूंगा, एक पक्ष जो मैंने नोटिस किया, लालू यादव के घर के बाहर जब मैं देखता हूं तो वो लोगों का तांता लगा रहता है। मैं गया था उनके आवास के बाहर और लगभग सैकड़ों लोग, उस समय टिकट बंटवारा चल रहा था और सैकड़ों लोग इस आस में कि लालू जी अंदर बुलाएंगे
इस आस में 3-3 दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे कि हाँ अंदर से बुलावा आएगा और हम जाएंगे। और बहुत बार ऐसा हो रहा था कि शाम तक उन्हें नहीं मिलता था, उनका नाम नहीं आया, वो अंदर जा भी नहीं पाते थे। फिर दूसरे दिन उतने ही उत्साह से, विदाउट एनी कंप्लेन, बिना किसी शिकायत के लोग उनसे मिलने के लिए फिर उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे। ये अब इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है कि लोग कहते हैं कि ये अहंकार दिखाता है लालू जी का या तेजस्वी जी का, उनके परिवार का। बट साथ ही साथ यह मानने वाली बात है कि लोग इतने देर इंतजार करते हैं और मैंने किसी के भी चेहरे पर या किसी भी बात करके वो शिकायत वाला कंप्लेनिंग मोड नहीं देखा। ये मैंने नोटिस किया। वही मैं प्रशांत किशोर के भी कार्यालय में गया था, जो शेखपुरा हाउस है उनका, जहां पर उनका पार्टी ऑफिस है पटना में, वहां पर भी मैं गया था। उनसे भी लोगों का मिलने के लिए, उनसे भी मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद ही लोग उगने लगे थे या कहने लगे थे कि अरे यार, ये तो नेता बनने से पहले ही जब इतना इंतजार करा रहे हैं तो नेता बनने के बाद क्या करेंगे। इस तरह की शिकायतें, मैं जो कि आम सभाओं में बैठ रहा था, लोगों के बीच बैठ रहा था, तो उनकी जो शिकायतें थी वो मैं सुन पा रहा था। तो यही अंतर है जब आपके पास काडर होता है। और डेफिनेटली लालू जी बहुत पुराने नेता हैं, प्रशांत किशोर अभी आए हैं, तो पर ये अंतर था, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अंतर है। और ये अंतर इसलिए है क्योंकि एक तरफ काडर वोटर वाली बातें आती है, काडर कार्यकर्ता वाली बात आती है, जो संगठन बहुत पुराना है, मजबूती से आपका दल, जब आपके दल की, आपके पार्टी की जड़ें समाज के अंतिम पावदान पर तक पहुंची हुई हो, तो ऐसा अमूमन देखा जाता है पार्टियों की शक्ति। वही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो वो अभी लॉन्च हुई है, तो इस कारण से भी ये हो सकता है। बट ये अंतर था। अगर मैं बात करूं लालू बनाम नीतीश की, तो डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया कि एक तरफ जहां लालू जी को लोकप्रियता में लोग बहुत मानते हैं और उनकी बातों को, उनके मजाकिया अंदाज को लोग कोट करते हैं, उनके डायलॉग्स को कोट करते हैं, वही नीतीश जी को एक विकास पुरुष के रूप में देखा जाता है। और इनके लिए मैंने लोगों में कोई बहुत बड़ा कंप्लेन नहीं देखा। मैंने जितने भी लोगों से बात किया, डेफिनेटली लोग कहते हैं कि हाँ, उनकी मानसिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है, बिहार रुक सा गया है, स्थिर सा हो गया है, ठीक है, रोड आया, बिजली आई, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, खास करके सरकारी हॉस्पिटल्स में, उनसे लोगों का कंप्लेन था। नशाखोरी, जो सूखा नशा की लत लगी हुई है, ये एक बड़ा मुद्दा था युवाओं के बीच में, और गार्जियंस भी बहुत परेशान थे कि सूखा नशा से पूरा बिहार परेशान है। क्योंकि ऐसे शराब की पाबंदी है, लेकिन फिर भी शराब सब जगह उपलब्ध है, फिर भी सूखा नशा के चलते युवा बहुत बर्बाद हो रहे हैं, और इससे गार्जियन और समाज दोनों परेशान था। जब मैं दरभंगा में लोगों से बात किया तो वही बात की, बच्चे शाम के बाद सूखा नशा करके लोगों को परेशान करते हैं, कुछ भी, मतलब किसी तरह की भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये बात मैंने सुनी दरभंगा में भी, इवन सहरसा में भी मैंने सुना कि सूखा नशा के आदी हैं, और बच्चे शाम में, कई परिवार जो है, कई परिवार के बच्चे जो हैं एक्सीडेंट के शिकार हो गए। कई परिवार के बच्चे हैं जिसमें से कुछ बच्चे गांव के ही तालाबों में डूब कर मर गए। तो इस तरह की घटना मैंने मधेपुरा में भी सुना, मैंने सहरसा में भी सुना ये सूखा नशा वाली बात, मैंने पूर्णिया में भी ये बात सुनी, ये पूरे, और पटना में भी मैंने ये बात सुनी। इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि पूरा बिहार और युवा इससे इम्पैक्टेड है, और अगर इस पर जल्दी ही नकेल नहीं कसी गई तो आने वाला भविष्य भी अंधकार में हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने यात्रा की शुरुआत की थी लगभग 2 महीने पहले, उस समय जब भी मैं लोगों से बात कर रहा था, बहुत बड़ी नाराजगी नहीं थी लोगों में नीतीश जी के प्रति और एनडीए सरकार के प्रति, बहुत बड़ी नाराजगी नहीं थी। उस समय कोई भी अगर सर्वे कर रहे होंगे, फीडबैक ले रहे होंगे, तो वो भले, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में मल्टीपल सर्वेज में ऐसा आया कि तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं लोग, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी नहीं थी वैसे नीतीश जी को लेकर। पर जब मैं लास्ट 2 सप्ताह से मैं जो माहौल देख रहा हूं, ये दिखाता है एक सकारात्मक संकेत तेजस्वी यादव के लिए। शायद वो ये माहौल बनाने में सफल हुए। एंटी नीतीश, एंटी एनडीए का जो माहौल था, खास करके जब से जो महागठबंधन है, इनके बीच का जो पेच फंसा हुआ था, एक दूसरे के बीच जो सीट शेयरिंग की लड़ाई थी, जब से ये समझौता हुआ और तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उस समय से मैं देख रहा हूं कि हवा का रुख तेजस्वी यादव के फॉर्म में डेफिनेटली बह रहा है। और इसमें इस बात को ध्यान देना होगा कि भले ही उनको क्रेडिट मिले न मिले, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है ये एंटी एनडीए और एंटी गवर्नमेंट जो माहौल बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत है, क्योंकि वो लगभग पिछले 3 साल से सरकार की कमियों को, सरकार में बढ़ रहे, मौजूदा सरकार में बढ़ रहे अपराधों को
भ्रष्टाचार को, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके उन्होंने वो एंटी गवर्नमेंट का एक बड़ा माहौल बनाया। इसका बेनिफिट उन्हें कितना मिलेगा ये मुझे पता नहीं कि आने वाले चुनाव में लोग उनकी बातों को सुनकर उन्हें वोट देंगे या नहीं। पलायन करने वाले लोगों का, पलायन करने वाले, बिहार से पलायन करने वाले मजदूरों का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया प्रशांत किशोर ने, जो कि अभी छठ में आए हुए हैं और वोटिंग के लिए रुके हुए भी हैं। इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया प्रशांत किशोर ने। इसका बेनिफिट उन्हें कितना मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल महागठबंधन है, इसलिए इसका बेनिफिट हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ज्यादा मिले। किस अनुपात में मिलेगा इस पर हम एक अलग चर्चा करेंगे, बट डेफिनेटली ये बात है कि पिछले दिनों में एक बड़ा माहौल बना है एंटी गवर्नमेंट, एंटी नीतीश। अब अंतिम दो बातें जो मैं कहना चाहता हूं वो है कि बिहार में जातिवाद, जिसके लिए बिहार हमेशा बदनाम भी होता है, पर ये इसकी हकीकत भी है। आज भी बिहार में छुआछूत और एक दूसरे के, भले ये बहुत हद तक कमा है, लेकिन अगरों और पिछड़ों के बीच, अगरों और पिछड़ों के बीच और अगरे पिछड़े और दलितों के बीच जो असमानता का भाव है, एक अलग नजरिया है एक दूसरे को देखने का, ये डेफिनेटली मैंने समाज में नोटिस किया, चाहे वो अग्रे समाज के हों और दलितों को खास करके। इट्स नॉट ओनली जो कि अग्रे वर्ग के लोग ही बस उन्हें अछूत समझते हैं, पिछड़े और अति पिछड़ों में भी एक भाव है कि नहीं, ये हमसे नीचे हैं। तो ये फीलिंग डेफिनेटली और जगहों से, मैं भी भारत के अन्य हिस्सों में भी मैंने काम किया है, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों से ज्यादा मैं देख पाता हूं कि बिहार में इस तरह की भावनाओं की जड़ें बड़ी गहरी हैं। जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है और बड़ा ही विखंडित है। मतलब हर जाति को दूसरे जाति से कोई ना कोई कंप्लेन है, हर जाति को। अगर मैं इस पर बात करूं, इस पर चर्चा करने लगूं तो एक अलग एपिसोड होगा, जो कि मैं, अगर हम सड़कों की बात करें, जी हाँ, इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार की और एनडीए गवर्नमेंट की। सड़कों की अगर हम बात करें तो स्टेट हाईवेज जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। इवन ग्रामीण सड़कों में कुछ सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर अभी बहुत बदतर स्थिति में है। इस खास करके जो इंटीरियर्स है, जैसे कुशेश्वर स्थान वगैरह का की जो कुछ जगह हैं गाँव में, चलने तक का मतलब इवन बाइक्स के चलने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो सड़कों में जो हाईवेज हैं उस पर तो बहुत अच्छा काम हुआ है, 4 लेन 6 लेन दोनों। अगर आप मधेपुरा से पूर्णिया की ओर जाएं तो इवन दरभंगा से सहरसा की ओर जाएं तो ये सारी सड़कें बहुत ही, हाईवेज बहुत अच्छी हैं। किंतु ग्रामीण में मिक्स्ड बातें हैं कि कुछ गांवों में बहुत ग्रामीण सड़कें भी अच्छी हैं, किंतु बहुत ऐसी जगह हैं जहां सड़कों की बड़ी बदतर हालत है और कोई देखने वाला नहीं है, यह भी बात है। तो इसमें एक मिक्स्ड रिव्यू है। जहां तक बात है प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर पर, मैं एक टिप्पणी डेफिनेटली देना चाहूंगा। हर एक टॉपिक पर एक अलग एपिसोड बन सकता है, पर अभी मैंने बहुत मुख्य मुद्दों को मैंने पिक एंड चूज करके उठाया है, जो की लर्निंग्स थे। प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि जितना मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जितना मेहनत प्रशांत किशोर ने किया, उतना मेहनत शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला प्रशांत किशोर और उनकी टीम का जो प्रभाव था। लेकिन जितना ही आप थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर चले जाएं तो उनका एक गुड न्यूज था कि लोग घर घर और बच्चा बच्चा अब प्रशांत किशोर, अर्जुन सुराज को जानता है, किंतु उनके कैंडिडेट्स को और उनको वोट देने की जो बात है, ये वाला जो माहौल है, ये मैंने इवन इंटीरियर्स में, मैंने खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने नहीं देखा। तो आई डोंट नो कि मेरा ये जो इवैल्यूएशन, ये जो एनालिसिस है, ये कितना सही है, लेकिन ये मैंने डेफिनेटली ये नोटिस किया। और इसमें मेरा एक और कहना होगा कि जितनी मेहनत प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर कर रहे थे, उनके पदाधिकारी शहरी क्षेत्रों में तो कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह मुझे यह भी सुनने को मिला कि उनकी टीम अभी तक हमारे तक पहुंची भी नहीं है। तो ये बात तो सुनने को हमें मिला डेफिनेटली, जो कि सोशल मीडिया में लगता है कि घर घर तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी टीम घर घर तक नहीं पहुंची थी। ये मैंने एक बात देखी जी। और जहां तक अब कुछ नेताओं की मैं बात करना चाहता हूँ, क्या बेस्ट फीडबैक मुझे क्या मिला नेताओं के बारे में, कहां से मिला, और वर्स्ट फीडबैक क्या मिला, ये भी मैं बताना चाहूंगा। बेस्ट फीडबैक जो मिला वो था लेसी सिंह के बारे में, धमदाहा, पूर्णिया जिला में जो आता है धमदाहा विधानसभा, जहां से वो लगभग 3 बार से जीत रही है। जेडीयू की वो विधायक है और अभी मंत्री भी है मौजूदा सरकार में। इनके बारे में इवन आप यूल बी सरप्राइज टू नो कि भले ये हैं राजपूत समाज से आती हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी इनके लिए इनके फैंस थे, वो भी डाई हार्ड फैंस थे। मतलब कि इनका कहना था कि लेसी सिंह को अगर आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी किसी भी सुख दुख में अगर आप याद करो तो वो मौजूद रहती हैं उनके लिए। ये एक बड़ा ही अमेजिंग फीडबैक मुझे लेसी सिंह के बारे में मिला, जो कि आई थिंक डेफिनेटली उनका एक अपना करिश्मा, अपना काम होगा, तभी लोग 3 बार के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उनके क्षेत्र में धमदाहा में नहीं था।
और जो वर्स्ट फीडबैक मिला वो मैं दो नेताओं के बारे में बात करना चाहूंगा। वो है विनय कुमार चौधरी के बारे में, जो बेनीपुर से विधायक रहे और उनके बारे में लोग उनसे इतने आक्रोशित थे। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और लोग उन पर इतने आक्रोशित थे कि उनका शकल तक देखना नहीं चाहते थे। वो चाह रहे थे कि कोई जनसुराज, उनका कहना था कि अगर जनसुराज भी अच्छा कैंडिडेट देता है हमारे यहाँ से तो हम उनको वोट दे देंगे, पर विनय कुमार चौधरी को नहीं देंगे। और ये वही विनय कुमार चौधरी हैं जो प्लुरल्स पार्टी की जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उनके ये अंकल, उनके चाचा लगेंगे रिश्ते में। और इनके बारे में बहुत गलत फीडबैक था क्षेत्र की जनता में, क्योंकि जब सुखाड़ गर्मी के मौसम में सारी नलें सूख गई थी और पानी की आपूर्ति थी, पूरे क्षेत्र में पानी की भरपाई, मतलब पानी की अनुपलब्धता थी। और उस समय में इनका कहना था कि हमने बहुत बार रीच आउट किया इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन वो पलट के देखे तक नहीं। एक बहुत बड़ा कंप्लेन था इनके नाम पर। और दूसरा कंप्लेन था सहरसा के विधायक, सहरसा सदर क्षेत्र से, जिनके खिलाफ अभी आईपी गुप्ता लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। पहले चरण में ये मतदान था। आलोक रंजन के बारे में भी लोगों ने कहा कि उनसे भी बहुत बड़ी नाखुशी थी लोगों के बीच, क्योंकि वो उनकी भी अगेन वही कंप्लेन कि वो उपलब्ध नहीं रहते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े तो वो उपलब्ध नहीं रहते हैं और वो मतलब जनता से बहुत ही डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ये बड़ा उनके बारे में बहुत नेगेटिव फीडबैक आया। आलोक रंजन और विनय कुमार चौधरी के बारे में, आलोक रंजन सहरसा, विनय कुमार चौधरी बेनीपुर। सबसे बढ़िया फीडबैक मिला वो लेसी सिंह धमदाहा पूर्णिया। अब जो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं वो है, किस इलाके में मिथिला सीमांचल के कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जो सबसे अच्छा लगा। अगर मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करूं कि कौन सा वैसा शहर था जो बहुत व्यवस्थित था और साफ सुथरा था, तो डेफिनेटली पूर्णिया जिला। इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ही अलग अनुभव था। क्योंकि मैं दरभंगा से, जो कि बहुत ही गंदा और बहुत ही कचरों से भरा हुआ शहर है, बहुत ही गंदगी वहां पर है, जहाँ के मौजूदा विधायक संजय सरावगी हैं और 3-4 टर्म से जीत रहे हैं, फिर भी वहां पर पानी का जमाव जो है, पानी के लिए निकासी नहीं, नाले नहीं। अगर आप दरभंगा के टाउन में जाइएगा, मार्केट में जाइएगा, तो चारों तरफ से जाम और मतलब मिनटों का काम घंटों लगता है, इतनी ट्रैफिक रहती है। चौड़ीकरण नहीं है रोड का, और गंदगी तो मत पूछिए, जल का निकासी मत पूछिए, बहुत बुरी हालत है। उसके बाद में सहरसा आया, वहां पर भी जो उनके जो मुद्दे थे कि फाटक, 2-3 फाटक थे, मतलब रेलवे क्रॉसिंग्स था शहर के बीच में ही, और लंबे जाम लगा करते थे, और उसका कोई ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, इस तरह की फ्लाईओवर्स नहीं है, इस तरह के कंप्लेंट्स थे। मधेपुरा भी ठीक ठाक था, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ सफाई वहाँ पर भी नहीं थी। लेकिन जब मैं बात करूँ पूर्णिया, तो पूर्णिया जब आप एंटर करोगे, पहले तो सड़कें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चौड़ी सड़कें। पूर्णिया टू कटिहार भी जब आप जाओगे तो वो भी सड़कें 6 लेन, बहुत ही चौड़ी सड़कें, में जो वीडियोस मैंने पोस्ट भी किया है। तो ये था मेरा नटशेल में मेरी की टेक अवेज। और ये यात्रा बहुत ही अलग अनुभव था, मतलब लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना। इट वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की यात्राएं मैं करता रहूं। उसका पार्ट 2 भी आएगा, जल्द ही मैं आपके बीच लाऊंगा। और इसका मैं एक और एपिसोड रखूंगा स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, जहां हम डिस्कस करेंगे। इस यात्रा ने बहुत कुछ सिखाया। बिहार बदल रहा है डेफिनेटली, पर इसकी गति थोड़ी धीमी है। जनता अभी उम्मीद में है कि कोई नया चेहरा आए, या फिर मौजूदा सरकार से ही कुछ ऐसी योजनाएं आए कि बिहार में भी नौकरी हो, बिहार में भी रोजगार हो, चिकित्सा की व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब मुझे पता नहीं कि ये जो रुख है, ये बदलाव की ओर है, या फिर मौजूदा सरकार से ही किसी अच्छे और एनर्जेटिक लोगों को मौका देने की बात कह रहे हैं लोग। आने वाली 14 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि जनता का रुख किस ओर है। पर बिहार अब नेताओं के नाम से नहीं, अपने अधिकार के नाम से जाग रहा है, जाग चुका है। हम देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आने वाले समय में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इस तरह की खबरों और रोचक जानकारियों को मैं आपके बीच साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।